सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले 12th कॉमर्स का। ओके, ओसीएफ का चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। उसमें कौन सा क्वेश्चन सर जो 8 मार्क के लिए आ सकता है ना क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ओके, एकदम अलग अलग तरीके से हम लोग कराने वाले भैया, ध्यान से देखना, पूरा तोड़ फोड़ दिया हूं, बस खाली टेक्स्ट बुक आपके सामने रहनी चाहिए। ओके, पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक का ही है भैया। समझ में आया? एक बार पढ़ाऊंगा, सारी चीजें आपके दिमाग में घुस जाएगी। बात समझ में आ गया? तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट देखते हैं। देखिए, बैंकिंग कभी द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सबसे पहला इंट्रोडक्शन जानते हैं कि बैंक होता कहाँ है, कहाँ से आया, क्या है इसका मतलब, ये सारी चीजें। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं बैंक क्या है। द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। कहाँ से आया रे बच्चा लोग? फ्रेंच वर्ड। ओके, कहाँ से आया बच्चा लोग? ये फ्रेंच वर्ड से आया। कहाँ से? फ्रेंच वर्ड। क्या बोला जाता था फ्रेंच वर्ड में? बैंक को। और बैंकों का मतलब क्या है? बेंच। याद हो जाएगा क्या? पहला पॉइंट सबको याद हो जाएगा क्या? द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड में इसको बोला जाता है बैंक को, और बैंकों का मतलब क्या है बच्चा? बेंच। ओके। ओके, तो सर ये बेंच से क्या लेना देना बैंक का? अरे भाई, लेना देना है, बहुत कुछ लेना देना। आगे देखो ना, इन अर्लियर डेज, मतलब पुराने जमाने में जो मनी लेंडर होते थे ना, ओके, जो पैसे उधारी पे देते थे मनी लेंडर लोग, यूज टू डिस्प्ले कॉइन्स ऑफ डिफरेंट करेंसी। वो लोग क्या करते थे, अलग अलग टाइप की जो करेंसीज रहती थी ना, उसको डिस्प्ले करते थे। कहाँ पे करते थे? जिसके ऊपर करते थे ना, उसी को बोलते, बिग हैब्स के ऊपर करते थे, बेंचेस के ऊपर रखते थे, और टेबल्स के ऊपर। मतलब कि ये जो अलग अलग कॉइन्स थे ना, उन लोगों को किसके ऊपर रखा जाता था? बेंच के ऊपर रखा जाता था, बिग हिप्स के ऊपर रखा जाता था, टेबल के ऊपर। इसीलिए उसका नाम पड़ा बैंक। बात समझ में आ गया? किसको रखते थे? करेंसीज को रखते थे। किस लिए रखते थे? फॉर द पर्पस ऑफ, ताकि हम लोग उसको क्या कर सके, लेंडिंग और एक्सचेंजिंग कर सके। जिसको जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग क्या करेंगे? एज अ लोन देंगे। बात समझ में आ गया? पहला पॉइंट सबको समझा गया? रे बाबा, इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म। क्या फिर से देख ले रे बाबा एक बार, फटाफट फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करने का। पूरा का पूरा आपके पास 9 टाइप्स है, फटाफट पढ़ना है। बैंक किधर से आया? फ्रेंच वर्ड है, बैंको वन। ओके, बैंक को बोला जाता था, मतलब क्या है? बेच। इन अर्लियर डेज, मतलब पुराने जमाने में जो मनी लेंडर लोग थे, वो क्या यूज करते थे? डिस्प्ले करते थे क्या क्या, अलग अलग टाइप के करेंसी। ओके, कॉइन्स जो होते थे, कहाँ पे? बिग हैप्स के ऊपर, बेंच के ऊपर, टेबल्स के ऊपर। किस लिए करते थे? फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और एक्सचेंजिंग। बस खत्म, इंट्रोडक्शन इतना ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना भाई। समझ में आया? आपको लिखने का तरीका भी बताएंगे कैसे लिखना भाई। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मीनिंग। क्या बात करते हैं भाई? मीनिंग देखिए। ओके, अ बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक है क्या? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या है बैंक? फाइनेंशियल। किस में डील करता है? विच डील्स विद डिपॉजिट में डील करता है बैंक, एडवांसेस में, और अदर रिलेटेड सर्विसेज। समझ में आया? 3 चीज में बैंक डील करता है। एक तो बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं, दूसरा बैंक किसी को एडवांस के थ्रू एक लोन देता है, और एक अदर रिलेटेड सर्विस भी, जो आगे पढ़ेंगे आप लोग। बात समझ में? बैंक क्या प्रोवाइड करता है? अलग अलग टाइप की सर्विसेज दिया था, जिससे रिलेटेड टू मनी, ऐसी एक सर्विस हमें देता है, और एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। ओके, कस्टमर को जैसा कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा फाइनेंस का, पैसे का, तो उसके लिए वो प्रोवाइड कराता है। बात समझ में आ गया? आप मीनिंग समझा सबको? अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आता ना गाइस, टाइप्स ऑफ बैंक अगर आया ना, तो आपको इंट्रोडक्शन और मीनिंग कंपलसरी आपको लिखना है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग कंपलसरी लिखना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक, पूरा का पूरा वाट लगा देंगे भाई, एकदम अलग तरीके से देख लो। दिख रहा है क्या? लेके बैठो, लेके बैठो, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, कुछ भी बाहर का नहीं, सब अंदर का टेक्स्ट बुक का ही है। इतना ही लिखना, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। समझ में आया? जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे ही लिखना, बट पढ़ना ऐसे है, याद ऐसे करना है। मैंने याद करने का टेक्निक बदल दिया आप लोगों का। समझ में आया? चलिए, सेंट्रल बैंक क्या सबसे पहला है टाइप्स ऑफ बैंक में? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ऐसा पढ़ना है, देखिए, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एपेक्स का मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल का है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहाँ पे रे बाबा? इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री और इन द कंट्री। याद हो जाएगा, पहला पॉइंट याद हो जाएगा क्या? सेंट्रल बैंक क्या रे बाबा? एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कहाँ पे? इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, इन द कंट्री। पहला पॉइंट याद हो गया। और सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है भाई? सेंट्रल बैंक मतलब क्या भैया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर कंट्री का खुद ना खुद उसका एक ना एक सेंट्रल बैंक होता है। वैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई। तो मैं बोल सकता हूँ, एवरी कंट्री हैज देयर ओन सेंट्रल बैंक। हर कंट्री के पास उसका खुद का एक सेंट्रल बैंक होता है। जैसे अगर मैं इन इंडिया बोलूँ, तो इंडिया में कौन है? आरबीआई। दूसरा पॉइंट याद हो जाएगा, बोलो हाँ। ओके, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945। कभी एस्टैब्लिश किया गया था? 1945 में। 3 पॉइंट याद हो जाएगा क्या भैया? ये तो बैंक का तो हम लोग ने पढ़ लिया, क्या है आरबीआई क्या है। इसके कुछ कार्य होंगे ना, कुछ काम होंगे ना। हाँ, इसके 4 काम है। क्या काम करता है ये बैंक? सबसे पहला करता है, फंक्शन क्या है सेंट्रल बैंक का? सबसे पहला है फ्रेम मॉनिटरी पॉलिसी, इश्यूज करेंसी नोट्स, एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक। सबसे पहला क्या करता है भैया? मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है, राइट। करेंसी नोट इशू करता है, एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट काम करता है, एंड उसके बाद एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, जिसको बोलते हैं हम लोग फादर्स ऑफ अदर बैंक।
क्या 4 पॉइंट याद हो जाएंगे? पहले देखिए भाई, अभी के अभी पढ़ के लेना, बाद में खत्म करना है लोगों को, समझ में आया? अभी के अभी इसको पढ़ के खत्म करना है, बात का झंझट चाहिए नहीं है, एग्जाम के लिए 2-3 दिन बाकी है भैया, बात का झंझट नहीं, अभी के अभी खत्म करो, चलो फटाफट एक बार फिर से देख लो। ओके, क्या है सेंट्रल बैंक भैया? क्या है? एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कहाँ पे रे बाबा? इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट खत्म। हर कंट्री का खुद का उसका एक सेंट्रल बैंक होता है, अगर मैं बात करूँ इंडिया में तो आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। कभी आरबीआई कभी स्टेब्लिश हुआ था 1945 में, 4 काम करता है भैया। पहला काम है फ्रेम मॉनेटरी पॉलिसी, इशू करेंसी नोट्स, एक्ट एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक। पहला पॉइंट खत्म, मतलब सेंट्रल बैंक खत्म। अब देखना नहीं, खाली याद कर, देख लो एक बार। बात करते हैं सेकंड नंबर पे कौन है भैया? कमर्शियल बैंक। ओके, सेकंड नंबर पे कौन है भैया? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब क्या? जहाँ पे अपना अपना अकाउंट है। सेंट्रल बैंक में अपना अकाउंट नहीं रहता, सेंट्रल बैंक में लोगों का अकाउंट नहीं, मतलब आम आदमी का नहीं रहता। हम जैसे आम आदमी लोगों का अकाउंट कहाँ पे होता है? कमर्शियल बैंक में। तो चलिए, कमर्शियल बैंक क्या है देखिए। सबसे पहला, कमर्शियल बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट, पढ़ना कैसे ध्यान से देखना, कमर्शियल बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल बैंक कहाँ पे प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है? इकोनॉमिक में एंड सोशल डेवलपमेंट में। बात समझ में आया गया? सबसे पहला पॉइंट याद हो जाएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा कमर्शियल बैंक। बात समझ में आ गया? बात करते परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे दिख रहा है इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन कमर्शियल बैंक के दिख रहा है, ऐसे पढ़ना है, कमर्शियल बैंक परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन। उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक प्राइमरी फंक्शन और एक है सेकेंडरी फंक्शन। फर्स्ट क्या है? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंड है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या काम करता है बैंक? सिर्फ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी फंक्शन में ये बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक लोगों से पैसा एक्सेप्ट करता है एंड लोगों को उधारी देता है। बात समझ में आ गया? लेंडिंग ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शन में ये क्या काम करता है? एजेंसी फंक्शन का काम करता है और यूटिलिटी फंक्शन का काम करता है। बात समझ में आ गया? 2 पॉइंट क्लियर हुए क्या अभी तक? बोलो हाँ। कितने पार्ट में डिवाइड है ये बैंक? आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपको कैसे करना है? कमर्शियल बैंक आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ऐसे लिखना है। थर्ड ऐसे लिखना है आपको, थर्ड पॉइंट जो भी लिखोगे आप कैसे लिखोगे? कमर्शियल बैंक आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे फर्स्ट पार्ट है क्या? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक जो होता है जिसमें मेजोरिटी कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट, बैंक ऑफ इंडिया एंड एसबीआई एग्जाम्पल। प्राइवेट सेक्टर में मेजोरिटी कैपिटल हेल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये याद रहेगा। दोनों का दोनों मैच हो रहा है क्या? दिख रहा है ये एक ही जैसा ही है। ओके, अगर मैं बात करूं फॉरेन बैंक की, तो बीच आर स्टैब्लिश आउटसाइड इंडिया, मतलब कि ये जो फॉरेन बैंक है ना, इनका स्टैब्लिश जो हुआ है वो आउटसाइड इंडिया, बट उनके ब्रांच इंडिया में, बट देयर ब्रांचेस इन इंडिया, जैसे कि सिटी बैंक है और एचएसबीसी बैंक है, याद हो जाएगा। चलिए फटाफट इसको भी देख लेते भाई, बात का झंझट चाहिए नहीं, अभी के अभी खत्म करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला कमर्शियल बैंक, कमर्शियल मतलब बहुत मतलब बोलते हैं ना, कमर्शियल बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ओके, हमारे इकोनॉमिक के लिए, हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के क्या काम है भैया? 2 काम है इसके, एक है प्राइमरी फंक्शन, एक है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में ये क्या करता है? 2 चीज करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शन में क्या काम करता है? एजेंसी फंक्शन का काम करता है और एक यूटिलिटी फंक्शन का काम करता है। कितने पार्ट में डिवाइड है हमारा कमर्शियल बैंक? सर 3 पार्ट में। एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक होता है फॉरेन बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा मेजोरिटी कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, इसमें सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा होता है? गवर्नमेंट का। ये बात समझ में आ गया? कौन कौन से बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया एंड एसबीआई। ओके, अगर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की, तो यहाँ पे मेजोरिटी कैपिटल हेल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का रहेगा या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर इस बैंक को स्टार्ट करेंगे। एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक आपका प्राइवेट बैंक है। अगर मैं बात करूं फॉरेन बैंक की, तो बीच आर स्टैब्लिश आउटसाइड इंडिया, जिनका स्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया हुआ बट उनके ब्रांचेस इंडिया में, जैसे सिटी बैंक एंड एचएसबीसी बैंक। याद हो जाएगा क्या गाइस? एक बार 2 मिनट का आप लोग वीडियो को पॉज करिए, ये दोनों देख लीजिए, आपके क्या याद हो जाएगा। समझ में आया क्या? बात का झंझट चाहिए नहीं है, 2 दिन के बाद पेपर है, मैं बोल रहा हूँ ना, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लूंगा, खत्म कर दूंगा, यहीं के यहीं आपके दिमाग में घुसा दूंगा पूरा का पूरा भाई। बात समझ में आ गया? बात करते हैं नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ध्यान से देखना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ओके गाइस, इसका पूरा डिटेल डिस्कशन तो गाइस लेक्चर में होता था, बट आपका ये रिवीजन लेक्चर चालू है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ओके, नहीं तो इसके अंदर पूरा डिटेल में जाते थे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक होता क्या है, कहाँ से आया, सारी की सारी चीजें बताता, बट अभी के लिए टाइम नहीं है, बिकॉज 2 दिन बाद पेपर है आपका। बात समझ में आ गया? तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या बोल रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक तीसरे नंबर पे अपना। ओके, दीज आर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अरे भाई बैंक है तो बैंक का मतलब ही फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, तो अपन ये लिख सकते हैं, दीज आर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या करता है? प्रोवाइड करता है ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। ये क्या देता है हम लोग को? क्या प्रोवाइड करता है? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड देता है। किसको देता है रे बाबा? बिजनेस फर्म लोगों को, बिजनेस वाले लोगों को देता है, जिनको बिजनेस करना है, जिसको इंडस्ट्री ओपन करना है, उनको अगर पैसे की जरूरत है ना, इस बैंक से लोन ले लो। मतलब मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन आपको ये बैंक प्रोवाइड करता है। समझ में आया क्या? पहला पॉइंट क्या हुआ दिख रहा है?
दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड, किसको देता है रे पापा, बिजनेस फर्म को। बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में इन सारी चीजों का फुल फॉर्म लिखा है, देख लेना। बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट बैंक आर IFCI, SFC, MSFC, ये तीन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। जैसे हमने देखा कमर्शियल बैंक के दो फंक्शन है, मतलब वो दो कार्य करता है। सेंट्रल बैंक के हमने कार्य देखे, चार कार्य करता है। वैसे कहीं ना कहीं ये बैंक भी कुछ ना कुछ कार्य करता होगा ना। कार्य मतलब क्या रे, काम रे बाबा, फंक्शन मतलब कार्य, कार्य मतलब काम। इसके क्या काम है, इस बैंक के क्या काम है, ध्यान से देखना। इस बैंक के काम है ये प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड देता है बिजनेस फर्म को। अरे किस लिए देता है बिजनेस फर्म को, ताकि वो बिजनेस फर्म क्या कर सके, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके और मॉडिफिकेशन कर सके अपने बिजनेस में, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडिफिकेशन। समझ में आया। तो गाइस कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ, दिख रहा है यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पूरा का पूरा डिक्टो सेम है, खाली यहाँ पे आ गया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। समझ में आया क्या, क्या है फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट बैंक, क्या है रे बाबा, ये क्या करता है, आपको मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। किसको देता है, बिजनेस फर्म को। किस लिए देता है, फॉर द पर्पस ऑफ, ताकि वो बिजनेस फर्म अपना बिजनेस एक्सपांड कर सके और मॉडर्नाइजेशन कर सके। और इस बैंक का दूसरा काम क्या है, इस बैंक का दूसरा काम है ये अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स भी देता है, इशूड बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। दूसरा काम इसका अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। थर्ड, ये का बैंक आपको परचेस भी करवाता है, डेबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, परचेस भी करके देता है। परचेस क्या, डेबेंचर एंड बॉन्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें इस बैंक के काम। एक बार फिर से इसको देखेंगे, फिर स्टार्टिंग से तीनों को एक बार मैच करेंगे। चलिए देखिए क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन देता है। किसको देता है, बिजनेस फर्म को देता है। एग्जाम्पल तीन चीजें हैं इसके, कौन कौन से बैंक है, वो तीनों बैंक का नाम है। ओके, सबसे पहला क्या है, इस बैंक क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड देता है। किसको देता है, बिजनेस फर्म को देता है। किस लिए देता है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए। समझ में। दूसरा इसका कार्य क्या है, इसका कार्य दूसरा है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर इशूड बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एंड तीसरा परचेस ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। इसके डिटेल में भी हम लोग पूरा डिटेल में भी बताता था गाइस, बट टाइम नहीं है, नहीं तो पूरा डिटेल में पढ़ते थे। समझ में, सारी चीजें एकदम डिटेल में पढ़ते थे। वो तो ऑफलाइन लेक्चर में ही पढ़ पाएंगे। अभी आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर है, फटाफट मैं इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस टाइम नहीं है, एक रिवीजन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। चौथे नंबर पे हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स। क्या है बच्चा लोग, कोऑपरेटिव बैंक्स। चलिए देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स आर, कैसे पढ़ना है देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव्स एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव्स बैंक को सबसे पहला रजिस्टर्ड होना पड़ता है इंडियन कोऑपरेटिव्स एक्ट में। उसके बाद इस बैंक को कोऑपरेटिव बैंक्स, दूसरा पॉइंट ऐसे पढ़ना है, कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा भैया, कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर रेगुलेट होना पड़ेगा। उसके बाद ये बैंक पॉपुलर कहाँ पे, कहाँ कहाँ पे ये बैंक दिखाई देते हैं, ये बैंक पॉपुलर है भैया सेमी अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में। कहाँ पे ये बैंक कहाँ पे पॉपुलर है भैया, कोऑपरेटिव बैंक आपको ये कहाँ देखने को मिलेंगे ज्यादातर, सेमी अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। इस बैंक का क्या काम है, देखिए ये बैंक क्या प्रोवाइड करता है, ये बैंक उधारी देता है। उधारी मतलब क्रेडिट, उधारी मतलब क्रेडिट। ये क्या करता है, क्रेडिट देता है। किसको देता है, जो गरीब लोग रहते हैं ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, जो किसान लोग होते हैं ना, फार्मर्स लोग, या फिर जो स्मॉल स्केल यूनिट्स होते हैं, उनको ये उधारी देते हैं। समझ में आया, इन बैंक का काम है। थ्री डिफरेंट लेवल पे ये बैंक काम करता है। एक होता है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एंड थर्ड होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। बात समझ में आ गया। तीन लेवल है इसके, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है वो ऑपरेट होता है विलेज लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑपरेट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो स्टेट है वो ऑपरेट होता है स्टेट लेवल पे। याद हो जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक भी याद हो गया क्या, अच्छा याद हो गया क्या, बोलो हाँ। एक बार फिर से देख लेते क्या, हाँ सर दिखा दो ना फिर से। देखिए सबसे पहला, कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट। इसको पहले अंडर क्या होना पड़ेगा, इंडियन कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने आप को। उसके बाद इसको बैंक रेगुलेशन एक्ट के अंदर रेगुलेट होना पड़ेगा। कहाँ पे पॉपुलर है, सेमी अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में। क्या प्रोवाइड करता है, उधारी देता है। किसको देता है, इकोनॉमिक बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड पीपल को, फार्मर्स लोगों को, स्मॉल स्केल यूनिट्स को। कितने लेवल है बच्चा इसके, थ्री डिफरेंट लेवल है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ये ऑपरेट होता है विलेज लेवल पे, ये ऑपरेट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये ऑपरेट होता है स्टेट लेवल पे। बुक साथ में लेके बैठे, सारा का सारा बुक का है, बुक के बाहर का कुछ नहीं है भाई, खाली आपको याद करवाने का टेक्निक बता रहा हूँ, लिखना उसके जैसे। सारा का सारा पूरा तोड़ फोड़ दिया हूँ, देख लीजिए। पांच, चार हो गए। बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सचेंज बैंक। क्या रे बच्चा लोग, एक्सचेंज बैंक ध्यान से देखना। एक्सचेंज बैंक मतलब क्या भैया, ये एक्सचेंज मतलब कि पैसों का अदला बदली। ओके, एक्सचेंज मतलब पैसों का अदला बदली, मतलब कौन सा, फॉरेन करेंसी की बात कर रहा है भैया।
फॉरेन करेंसी मतलब बाहर के पैसे को इंडिया में एक्सचेंज करवाना भैया, उसकी बात कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, हाँ। तो देखिए क्या है, एक्सचेंज बैंक आपको पढ़ना कैसे, देखिए एक्सचेंज बैंक आर कंसर्न विद फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। ये किसमें फाइनेंस करता है भैया, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब बाहर का, फॉरेन की करेंसी की एक्सचेंज बात कर। इसके फंक्शन क्या है एक्सचेंज बैंक के, तो इसके भी कुछ ना कुछ कार्य है, इसके भी कुछ ना कुछ काम है। ये बैंक क्या करता है, रिमिटिंग मनी। रिमिटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर। ओके, सपोज हम लोग का फॉरेन में कहीं बिजनेस है, हम लोग ने फॉरेन में बिजनेस ओके स्टार्ट किया, वहां से कोई प्रॉफिट जनरेट हो रही है। अब वो प्रॉफिट जो जनरेट हो रही है तो वहाँ के रुपीस में नहीं होगी, वहाँ के डॉलर्स में होगी। ओके, अब वहाँ के डॉलर को इंडियन करेंसी में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर इंडिया लाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिमिटिंग करना पड़ेगा। रिमिटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर। ओके, मतलब कि वहाँ का जो डॉलर है वो इंडिया पे नहीं चलने वाला, तो यहाँ पे क्या करना, वहाँ के डॉलर को क्या करना पड़ेगा, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करके देता है, ये बैंक करके देता है। ये बैंक का दूसरा काम क्या है, देखिए डिस्काउंटिंग और फॉरेन बिल्स को डिस्काउंट करने का काम करता है। ये बैंक हेल्प करता है आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए भी। ये इसके 3 कार्य हैं। एग्जाम्पल कौन सा, बैंक ऑफ टोक्यो एंड बैंक ऑफ अमेरिका। चार चार के 5, हमारे 5 पॉइंट हमने क्लियर कर दिए भाई। 5 के 5 पॉइंट हम लोग ने क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं छठवां पॉइंट। देखिए 6 पॉइंट किधर है भाई, देखिए छठवें नंबर पे है। छठवें नंबर पे रीजनल रूरल बैंक। कौन है रे बच्चा लोग, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, जिसको हम लोग बोलते हैं आरआरबी, आप लोगों ने सुना रहेगा। आरआरबी वर स्टैब्लिश इन 1975। ये कभी स्टैब्लिश हुआ था, सबसे पहला पॉइंट 1975। These बैंक आर स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक। इस बैंक में सबसे ज्यादा स्पॉन्सर किसके द्वारा किया जाता है, लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, याद रहेगा आरआरबी में सबसे ज्यादा जो स्पॉन्सर किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक। द कैपिटल ऑफ आरआरबी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, सबसे दिख रहा 50% सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एसजी जो स्टेट गवर्नमेंट 15% कॉन्ट्रीब्यूट करता है कैपिटल इसमें, और स्पॉन्सर्ड बैंक जो है वो 35%। याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, बात करते हैं आरआरबी मोबिलाइज। आरआरबी में क्या होता है, डिपॉजिट फ्रॉम। ये आरआरबी बैंक डिपॉजिट किससे देते हैं, रूरल गांव वाले लोगों से या फिर सेमी अर्बन एरिया से डिपॉजिट यहाँ से इनको मिलता है। ओके, ये बैंक कलेक्ट करते हैं डिपॉजिट। और क्या करते हैं, ये बैंक प्रोवाइड करते हैं लोन एंड एडवांस। किसको देते हैं, जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर लोग होते हैं, छोटे मोटे फार्मर लोग होते हैं उनको, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को एंड रूरल आर्टिशियन को ये लोन देते हैं। समझ में आया? ये पैसा भी कहाँ से इकट्ठा करते हैं भैया, रूरल एंड सेमी अर्बन से के लोग इनके यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, एंड ये उन्हीं लोगों को वहीं पे प्रोवाइड करते हैं लोन एंड एडवांस। किसको देते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, एग्रीकल्चर लेबरर को एंड रूरल आर्टिशियन। याद हो जाएगा, एक बार चेक कर लो। आरआरबी कभी स्टेब्लिश हुआ था 1975 में। दीज बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय द लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक भैया। ओके, आरआरबी को में कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, अदर स्पॉन्सर बैंक कितना है 35%। ओके, आरआरबी मोबिलाइज डिपॉजिट फॉर्म, इनको यहाँ पे डिपॉजिट किसके द्वारा मिलता है, रूरल एंड सेमी अर्बन वाले लोग यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। एंड ये बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करते हैं लोन एंड एडवांस। किसको देते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, एग्रीकल्चर लेबरर्स को एंड रूरल आर्टिशियंस को। गाइस कहीं ना कहीं 6 टाइप्स ऑफ बैंक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है सेविंग बैंक। सेविंग बैंक आपने पढ़ा रहेगा। देखिए क्या बोल रहा है, सेविंग बैंक का द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक इज टू इनकरेज द सेविंग ऑफ द पीपल। ओके, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेविंग का, सेविंग बैंक का, ये इनकरेज करता है लोगों को ताकि आप पैसे सेव करके रखिए, जिसको हम लोग करते हैं ना अपने बैंक में रखते हैं ना सेविंग अकाउंट में पैसा, स्पेशली इन रूरल एरियाज में। राइट, बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल ऑफ सच बैंक, देखिए एग्जाम्पल ऑफ सच बैंक, पोस्टल सेविंग बैंक आपने सुना रहेगा, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। ये 3 बैंक हैं जहाँ पे आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो। पोस्टल सेविंग बैंक का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग बैंक आप ओपन करवा सकते हो, कमर्शियल बैंक में भी आपने सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हो, कोऑपरेटिव बैंक में भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो गाइस कहीं ना कहीं ये भी एक छोटा सा था, टोटल मिला के 7 हम लोग ने लर्न कर लिया। बात करते हैं नेक्स्ट 8वां, इन्वेस्टमेंट बैंक। दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है, सेम दीज बैंक्स प्रोवाइड, ये बैंक भी क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल एंड एडवाइजर। ये आपको एडवाइस भी देता है और आपको पैसे भी देता है। किसको देता है, असिस्टेंस टू देयर कस्टमर, सिर्फ अपने कस्टमर को। समझ में आया, ये बैंक जो है फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंस देता है, किसको, सिर्फ अपने कस्टमर को। इनके बैंक, ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक है ना, इनके कस्टमर कौन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जैसे लोग आम आदमी नहीं होते इनके कस्टमर। इनके कस्टमर कौन होते हैं, देयर क्लाइंट जनरली इंक्लूड बिजनेस फर्म, बिजनेस फर्म होते हैं इनके क्लाइंट, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ गया। आईबी फैसिलिटेट, ये काम क्या करते हैं, मर्जर एंड इक्विजिशन बाय अंडरटेकिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए ये बैंक फैसिलिटेट करते हैं। बात समझ में आ गया।
बात करते हैं आईबी डू नॉट डायरेक्टली डील विद द जनरल पब्लिक। मैंने बोला ना आईडी जो है, आईबी जो है डू नॉट डायरेक्टली डील विद द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के साथ ये डील करता ही नहीं है। तो टोटल मिला के कितने भैया, 4 पॉइंट है, दिख रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंट, किसको देते हैं, अपने कस्टमर को। इनके कस्टमर कौन होते हैं, जनरली बिजनेस फर्म होते हैं एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आईबी का काम क्या है, आईबी फैसिलिटेट करता है मर्जर एंड एक्विजिशन बाय अंडरटेकिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके गाइस, इसको भी डिटेल में पढ़ते थे बट टाइम नहीं है अपने पास, समझ पाए। ये इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या है, ये क्या करेंगे, मर्जर एक्विजिशन बाय अंडरटेकिंग रिसर्च, रिसर्च विचर करके आपको डिसीजन लेने के लिए हेल्प करते ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। बात समझ में आ गया। ओके, आईबी डू नॉट डायरेक्टली डील विद द जनरल पब्लिक, ये डायरेक्टली जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता। 8 के 8 हमने पढ़ लिया। अब एक बाकी है जो फाइनल वाला है, जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड बैंक। क्या है, दिख रहा है, स्पेशलाइज्ड बैंक, देखिए गाइस। ओके, आई होप दिखता रहेगा सबको। स्पेशलाइज्ड बैंक देखिए, ये 9th वाला है स्पेशलाइज्ड बैंक। दीज बैंक्स कैटर टू रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस इन स्पेसिफिक एरियाज। ये जो स्पेशलाइज्ड बैंक है भैया, ये क्या करता है, ये बैंक क्या कर रहा है, दिख रहा है, दीज बैंक आर ओके कैटर टू रिक्वायरमेंट, आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको क्या प्रोवाइड करता है, ओवरऑल सपोर्ट देता है आपके बिजनेस को किसी ना किसी एक स्पेसिफिक एरियाज में। देखिए, जैसे एक बात करते हैं, सबसे फर्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक स्पेशलाइज्ड बैंक है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिर्फ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे ही ध्यान देगा। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है, फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस फॉर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट और इंपोर्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज फॉर सेल ऑफ आवर कंट्रीज। ओके, फॉर सेल इन आवर कंट्रीज। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का काम क्या है भैया, ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है एक्सपोर्टिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करवाने के लिए और गुड्स को इंपोर्ट करवाने के लिए। सपोज जो फॉरेन कंट्री से गुड्स आ रहा है उसको अपने कंट्री में भिजवाने के लिए भी ये बैंक हेल्प करता है। एक्सिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कैन प्रोवाइड, ये आपको रिक्वायर्ड सपोर्ट भी देगा, आपको असिस्टेंस भी देगा। ये आपको ग्रांट्स लोन टू द एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर, ये इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर को लोन्स भी देता है। बात समझ में आ गया। एंड ऑल्सो प्रोवाइड, ये आपको और भी क्या प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट, मतलब इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी आपको जानकारी देने का काम ये बैंक करता है। तो कहीं ना कहीं गाइस हम लोग बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, दिख रहा है स्पेशलाइज्ड बैंक में सबसे पहला है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, दूसरा है सिडबी बैंक और तीसरा है नाबार्ड, याद रहेगा। तो देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हमने देख लिया। ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के 4 काम देख लिया। ओके, 1 2 3 4। अब बात करते हैं सिडबी। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मेन एम क्या है सिडबी का, सिडबी का मेन एम है टू प्रमोट फाइनेंस एंड डेवलप करना, किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। बस इतना याद। नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड मतलब देखिए क्या है, इट इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग। एपेक्स का मतलब मैंने बताया बहुत विशाल का है, इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग किसके लिए, एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर के लिए। नाबार्ड कैन प्रोवाइड, नाबार्ड क्या है, कैन प्रोवाइड क्रेडिट, मतलब नाबार्ड क्या करता है, उधारी देता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, किसके थ्रू देता है, रीजनल रूरल बैंक के थ्रू। तो गाइस ध्यान से सुना अभी मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ओके, ये सारी के सारी चीजें आपकी मैंने कंप्लीट करवा दी। ओके, 9 टाइप्स ऑफ बैंक थे जो पूरे के पूरे मैंने कंप्लीट करवा दी। अब बच्चों के क्वेश्चन ये रहेंगे कि सर ये जो आपने पीडीएफ है, ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। ओके, तो गाइज देखिए, आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप कांटेक्ट दिख रहा है वहाँ पे 8928059123, ये मेरा नंबर है। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी की सारी पीडीएफ वहाँ से मिल जाएंगे। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको और भी पीडीएफ चाहिए तो आपका सबसे बेस्ट हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सर ये ऐप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मैं बता रहा हूँ। आप प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर में जाइएगा, विजनरी कॉमर्स अकेडमी सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ से इसको डाउनलोड करना है। एंड पीडीएफ और बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना गाइस, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने ऐप के अंदर डाल के रखा है और यूट्यूब पे भी डाल के रखा है, आप बहुत यूज़ कर सकते हो। बात समझ में आ गया। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।